न्यूज टेलीविजन के इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री में हम आज उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हमारे सामने भारत का भविष्य लिखा जा रहा है। अब आप जरा सोचिए, आज जो हमारे सामने हो रहा है उसका असर हम पर, हमारे देश पर, हमारे भारत पर क्या होगा और हम किस रास्ते पे जाएंगे। अब देखिए, 26 नवंबर 2012 में एक नई पार्टी बनी, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी और एक साल में ही इस नई पार्टी ने दिल्ली राज्य में अपनी सरकार बना ली। मैं अरविंद केजरीवाल, मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इतनी जल्दी जनता आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे, ऐसा कम होता है, ऐसा होता नहीं है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की सफलता की कहानी आम लोगों के लिए संघर्ष की सफलता की कहानी है, संघर्ष की कहानी है, या फिर ये मनमोहन सिंह की सरकार की असफलता की कहानी है? या फिर क्या हम मनमोहन सिंह की सरकार को बहुत जल्द जज कर रहे हैं? इस साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा सत्ता में आई। 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के नाम पर लड़ा था। उनके सामने थे बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के निशाने पर थे मनमोहन सिंह, जिन्हें देश का सबसे कमजोर पीएम बताया जा रहा था। मैंने ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा। उधर मनमोहन सिंह सरकार साल में 100 दिन का रोजगार देने वाली मनरेगा योजना के भरोसे थी। उसने किसानों के 60,000 करोड़ के कर्जे माफ किए थे और मध्य वर्ग में नई उम्मीद जगाई थी। पहली बार पार्टी के महासचिव राहुल गांधी ने देश भर में प्रचार किया था। पहला काम हमने क्या किया? दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम मनरेगा। हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार, 120 रुपये प्रतिदिन, मतलब हर एक व्यक्ति को हमने 12,000 रुपए रोजगार के लिए भेजे। और कांग्रेस के नेता राहुल के सर पर ही जीत का सेहरा बांध रहे थे। पूरा योगदान राहुल जी के सोच का, जो विचारधारा उन्होंने इस पंजाब से शुरुआत किया, जिस तरीके से संगठन के लोगों को, जमीन पे काम करने वाले नौजवानों को यूथ कांग्रेस के संगठन के चुनाव में ताकत मिली, मैं समझता हूं उसका बहुत बड़ा रोल रहा। मैं बहुत बधाई रोहतक के लोगों को देना चाहता हूं। रोहतक के 36 बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस की विचारधारा को, विकास की विचारधारा को, आगे बढ़ने की, तरक्की की विचारधारा को, राहुल गांधी जी की विचारधारा को अपनाया है। 2009 में सिंह इज किंग के नारे लग रहे थे। यही मनमोहन सिंह 2009 में मिडिल क्लास के नायक थे। सिंह इज किंग का नारा बुलंदी पर था। कांग्रेस को 206 सीटें मिली, इतनी जितनी उसने 1984 के बाद कभी नहीं जीती थी। राहुल गांधी को जीत का सारा श्रेय दिया जा रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही होंगे। First of all, I would like to thank the people of our country for reposing their faith in the Congress Party once again. Eventually, the people of India know what is good for them and they always make the right choice. So once again,
our gratitude to them. राहुल गांधी ने बार बार स्पष्ट किया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के पास देश को आगे ले जाने का दोबारा मौका मिला था। विकास दर 8% से ज्यादा थी। लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ कि 2013 में सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह पर से भरोसा उठ गया और ऐलान कर दिया कि कांग्रेस उचित समय आने पर अपने पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। At the opportune time, the prime ministerial candidate, the name of him will be announced. इसे आप अरविंद केजरीवाल की जीत का जोर कहिए या बीजेपी की जीत का जोर कहिए या कांग्रेस की हार का असर कहिए, लेकिन अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में मनमोहन सिंह का जिक्र तक नहीं होता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी, अरविंद केजरीवाल या खुद मनमोहन सिंह और उनकी सरकार, या खुद मनमोहन सिंह और उनके अपने ही कांग्रेस के नेता? यूपीए 2 की शुरुआत में ही सरकार को भ्रष्टाचार के उन मामलों से निपटना पड़ा जो यूपीए 1 के समय हुए थे। चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो या 2G या फिर कोलगेट। सरकार सबसे पहले विवाद में तब फंसी जब चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर पीजे थॉमस की नियुक्ति हुई। चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नेता विपक्ष से बनने वाली हाई पावर कमेटी करती है। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने थॉमस की नियुक्ति का विरोध किया। उनके विरोध को दरकिनार कर थॉमस को सीवीसी बनाया गया। जल्द ही यह मामला राजनीतिक हो गया। मैंने स्वयं जानकारी दी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, और मेरा जो ऑब्जेक्शन था, जो आपत्ति थी, वो इसी आधार पर थी। मैंने उन्हें कहा कि इनके खिलाफ पामोलिन ऑयल केस का केस चल रहा है, तो इसलिए इनको मत चुनो, बाकी दोनों में से किसी को चुन लो। लेकिन मेरी आपत्ति को दरकिनार करके उन्होंने इसकी नियुक्ति की। फिर मैंने ये कहा कि अगर आप इस केस के बावजूद इन्हें चुनोगे तो मैं अपनी असहमति की टिप्पणी दूंगी। तो मुझे कहा कि अच्छा दे दो, और मैंने लिखित में असहमति की टिप्पणी दी। इनसे ये पूछो कि फिर मैं असहमत क्यों थी। पीजे थॉमस पर पामोलिन आयात घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। इसके बावजूद बतौर सीवीसी थॉमस की नियुक्ति से जैसे विपक्ष में दोबारा जान आ गई। इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर मनमोहन सिंह सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पीजे थॉमस की नियुक्ति रद्द कर दी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि तथ्यों को सही तरीके से नहीं रखा गया, उनकी नियुक्ति में उचित तथ्यों का को नहीं देखा गया, तो क्या प्रधानमंत्री जी देश को जवाब देंगे? ये वक्त था जब धीरे धीरे 100 दिन रोजगार और लोन माफी का असर आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा। जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ने लगे थे। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बड़े घोटालों की रिपोर्ट। आम लोगों का गुस्सा उबल रहा था। कैसे मैनेज करेंगे? इतना दाम बढ़ गया, सब चीज का तो दाम बढ़ गया, रसोई का तो बहुत ज्यादा ये पड़ जाएगा ना। और हम लोग तो ज्यादातर तो ये मिडिल क्लास आदमी हैं हम लोग। तो बहुत इफेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये जो चीजें बढ़ती जा रही है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। Down the ground, has that gone the distance? It has. India has won. इसी बीच 2 अप्रैल 2011 को भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। For India, they beat Sri Lanka in the World Cup final, and the new champions are crowned. 28 years to the day, India are the new World Cup champions of cricket. लेकिन इस बड़ी जीत का जश्न लोगों के दिमाग से गायब हो गया। दिल्ली में एक बड़े सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हो रही थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए इस आंदोलन ने आम लोगों के गुस्से को हवा दे दी। लोगों में इस कदर गुस्सा भरा था कि लोग 28 साल बाद किसी वर्ल्ड कप की जीत को भूलकर इस आंदोलन में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने दिल्ली का रुख किया। अन्ना हजारे की मांग बहुत सीधी थी। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कानून की जरूरत है
और इस कानून को बनाने के लिए कमेटी बने जिसमें सरकार और आम आदमी की बराबरी की भागीदारी हो। हमारा कहना है कि आधे आपके लोग आधे हमारे लोग, ये मिलकर ड्राफ्ट बनाए। सरकार बनाने से पूरा गोलमाल करके बनाया। अन्ना हजारे की मांग सरकार ने नहीं मानी। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ गए। और धीरे धीरे फिजा बदलने लगी। जगह जगह चौराहे चौराहे लोग तिरंगा लहरा रहे थे। वो जन लोकपाल बनाने की मांग कर रहे थे। धीरे धीरे न्यूज चैनलों के माध्यम से पूरे देश की जनता तक ये बात पहुंच चुकी थी। लोग चौराहों पर बात कर रहे थे कि कोई महाराष्ट्र का अन्ना हजारे है और एक कोई दिल्ली का इनकम टैक्स विभाग की नौकरी छोड़ चुका अरविंद केजरीवाल है। ये दोनों अपने साथियों के साथ भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल को सुधार चुकी किरण बेदी हैं, जनता की आवाज उठाने वाले वकील प्रशांत भूषण हैं और साथ में हैं कर्नाटक के लोकायुक्त रह चुके संतोष हेगड़े। योग गुरु बाबा रामदेव भी साथ दे रहे थे। ये सब कह रहे थे कि जन लोकपाल आएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई काबू में आ जाएगी। जनता को भी ऐसा लग रहा था। आम लोग अन्ना की बातों को सुन रहे थे। हम तुम्हारे साथ हैं। एक फकीर आदमी है, मंदिर में रहता, उसके पास ना धन है, ना दौलत है, ना सत्ता है, ना पैसा है। 8 फीट बाय 10 फुट के कमरे में रहता हूँ। सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, लेकिन इतनी बड़ी सरकार होते क्यों डरती है? अन्ना अनशन पर बैठे और लोग उमड़ पड़े। जब तक सरकार लोकपाल बिल जॉइंट ड्राफ्ट बनाकर और जनता का सहभाग लेकर वो कानून नहीं बनाती है, तब तक अभी मैं रुकूंगा नहीं। सरकार ने पहले अन्ना की मांगों की अनदेखी की, लेकिन जल्दी सरकार को झुकना पड़ा। अनशन के 4 दिन के बाद सरकार सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कानून बनाने के लिए तैयार हो गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इनकी भी मांग को सहमति मिले। अन्ना हजारे जी को हम गुजारिश करेंगे कि अपने वो जो फास्ट उन्होंने अपनाई है उसको वो छोड़ दें और एक सिविल सोसाइटी के साथ हम कोशिश करें कि एक रास्ता निकालें करप्शन को तय करने। यानी अन्ना के 4 दिन का जंतर मंतर पर किया गया अनशन रंग लाया। देश के इतिहास में पहली बार सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ सरकार के 5 मंत्री बैठे और एक लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाने लगा। जनता को लग रहा था कि कुछ नतीजा निकलेगा। सरकार के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका था कानून बना के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मंशा साफ करने का। टीम अन्ना और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक एक दूसरे पे आरोप लगने शुरू हो गए। तो सरकार के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उठकर पूछना शुरू किया कि ये कौन है अन्ना हजारे जो सरकार को अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना के आंदोलन के पहले चरण से जैसे तैसे सरकार ने पीछा छुड़ाया ही था कि बाबा रामदेव ने काले धन के मामले में आंदोलन छेड़ने की धमकी दे डाली।
देश को लूटने वाले कुछ चंद लोग हैं। अरे लूटने वाले चंद लोग और बचाने वाले मेरे सामने बैठे लाखों और देश में बैठे करोड़ों लोग अब एक साथ खड़े हो गए। सरकार के 4 मंत्री बाबा रामदेव से मिलने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे भेजे गए ताकि उन्हें आमरण अनशन नहीं करने के लिए मनाया जा सके, लेकिन रामदेव नहीं माने और रामलीला मैदान पर उनका अनशन शुरू हो गया। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ बन रहे सरकार विरोधी माहौल का फायदा बाबा रामदेव उठा रहे थे और सरकार के हाथ पैर फूले हुए थे। रामदेव से समझौता वार्ता टूटी तो देर रात दिल्ली पुलिस लाठियों के साथ उन पर टूट पड़ी। ये कुर्ता स्वामी जी के संरक्षण में, उनको बचाने के उसमें इन्हीं पुलिस भाई ने हमें पकड़ पकड़ के खींचा है। और इसी तरीके से जैसे ये कुर्ता फटा है, ऐसे बहनों की, माताओं के कपड़े फटे। इन आंदोलनों ने एक बार फिर उन घोटालों की याद जनता को दिला दी थी जो मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू हुए थे। ये घोटाले सामने जब आए तो सरकार की तरफ से ढकने की कोशिश की गई। दूसरे शब्दों में कहें आम लोगों की जबान में तो लीपापोती की कोशिश की गई। फिर मीडिया इन घोटालों को देखने के लिए देश को मजबूर करता रहा और एक के बाद एक विवरण पहले अखबारों में फिर टेलीविजन में आए और फिर भी संसद में चुप्पी रही। विरोधी दल तक इसको उठाने में असफल थे क्योंकि विरोधी दलों की भी अपनी किसी न किसी इलाके में सरकारें थीं। ज्यादातर विरोधी दलों के नेताओं के शासनकाल के मुकदमे चल रहे थे, सीबीआई की जांच चल रही थी। तो विरोधी दल और सत्ता दल एक ही कटघरे में खड़े दिखाई पड़े, एक जैसे लापरवाह और लाचार दिखाई पड़े। और अन्ना हजारे ने इस लाचारी और लापरवाही के खिलाफ देश के विद्रोह की अगुवाई की। सबसे पहले लोगों की नजर में आया 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल कराने के नाम पर सरकार पर यह आरोप लगा कि वो पैसे को पानी की तरह बहा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने से पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने लगे। सीबीआई ने मामले की जांच की और भ्रष्टाचार का आरोप न सिर्फ कांग्रेस के सांसद और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी पर लगा, बल्कि सरकार भी इसके चपेटे में आई। सुरेश कलमाड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के दूसरे सदस्यों के साथ जेल भेजे गए। ये कॉमनवेल्थ गेम के साथ भारत की राष्ट्रीय छवि जुड़ी है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये लूट का बाजार नहीं होना चाहिए। ये गरीबों के टैक्स पेयर का पैसा है और हमेशा मैं बार बार कहता हूं कि खेलों का होना और किस प्रकार से होना, दोनों में बहुत देश की छवि निर्भर करती है। ये कॉमनवेल्थ गेम जिसमें अकेले सुरेश कलमाड़ी बंद है, वो हाथी की पूंछ बंद है। हाथी बाहर घूम रहा, हम लोग उसको नहीं पकड़। इन्हीं दिनों मुंबई के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की परतें भी खुलने लगी थी। इसमें कांग्रेस से जुड़े महाराष्ट्र के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम आए। इसी में अशोक चव्हाण का नाम भी आया। अशोक चव्हाण तब मुख्यमंत्री थे। भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा। I offer to resign and I leave it to you to decide about the final course of action, what they deem fit. So the Congress president to take a final view on this. इन आरोपों की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह पर उंगली सीधे नहीं उठ रही थी, लेकिन जल्द ही विपक्ष और गैर सरकारी संगठनों ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे घोटाले और स्कैम की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई। मामला मोबाइल टेलीफोन सेवा से जुड़ा था, जिसे 2G कहते थे, और घोटाला था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा। 2G घोटाला जैसे ही सामने आया, देश की राजनीति ने अपना रुख बदल लिया।
2G की हवा ऐसी चली कि प्रधानमंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी सरकार बचाने के लिए काम हो रहा था और आपको पता नहीं था तो भी आप बराबर के दोषी हैं। आखिर ये 2G घोटाला है क्या? 2G यानी सेकेंड जनरेशन वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी। 2G के एसेंशियल स्पेक्ट्रम को यानी इसके जरूरी स्पेक्ट्रम को, जो देश की संपत्ति है, उसको भारत सरकार ने पहली बार 2008 में बेचा। कहते हैं कि इससे देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, घाटा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ तो फिर फायदा किसका हुआ? अमेरिका की टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड्स टॉप 10 अब्यूजेस ऑफ पावर में, यानी दुनिया की इतिहास में सबसे बड़े सत्ता के दुरुपयोग की लिस्ट में 2G स्कैम को दूसरा नंबर दिया। साल था 2008 का और तब दूरसंचार मंत्री थे ए राजा, जो कांग्रेस की समर्थक पार्टी डीएमके के कोटे से मंत्री बने थे। 10 जनवरी 2008 को दूरसंचार मंत्री ए राजा ने आनन फानन में देश के 22 टेलीकॉम जोन के लिए 122 2G लाइसेंस बांट दिए। कीमत रखी गई 1,651 करोड़ रुपए। ये वही कीमत थी जब 2001 में लाइसेंस बांटे गए थे। ए राजा ने पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई। इस मामले में सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में शिकायत करने वाले अनिल कुमार अग्रवाल का मानना है कि इसी नीति का राजा गलत फायदा उठा रहे थे। जो पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी ये 2003 से लगातार चलती जा रही थी। ये एनडीए के टाइम में भी थी, यूपीए 1 के टाइम में भी थी। तो इसमें जब तक एप्लीकेंट्स कम हैं और आपके पास स्पेक्ट्रम ज़्यादा है तब तक तो ये पॉलिसी ठीक है। और उसके बाद अगर सडनली आपका एप्लीकेंट बढ़ जाते हैं और उतने आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, उतना स्पेक्ट्रम नहीं है, तो ये पॉलिसी बिल्कुल ख़त्म है, ख़राब है और इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। तो एक अच्छा डिवाइस मेथड करते, ऑक्शन करते। ऑक्शन प्राइस का भी हो सकता था कि आप ये रिज़र्व प्राइस है स्पेक्ट्रम की। दूसरा मेथड भी था कि आप रोल आउट कौन बेस्ट कर सकता है, जल्दी से रोल आउट कौन कर सकता है, उसको उसके हिसाब से आप ऑक्शन भी कर सकते थे। पर ये मेथड उन्होंने ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ने नहीं अडॉप्ट किया। मनमोहन सिंह की गिनती देश के सबसे ईमानदार राजनेताओं में होती थी। अब उनके मंत्री ए राजा पर उंगलियां उठ रही थी। आरोप लग रहा था कि नियमों को न सिर्फ बदला गया बल्कि कई ऐसी कंपनियों को भी लाइसेंस मिल गया जिनके पास टेलीकॉम क्षेत्र में काम करने का कोई अनुभव नहीं था। और कई कंपनियों ने सरकार से सस्ती दरों पर स्पेक्ट्रम खरीदकर भारी मुनाफे के साथ बेच दिया। मसलन स्वान टेलीकॉम नाम की बिल्कुल नई कंपनी को भी लाइसेंस मिला। उसने अपने 45% शेयर यूएई की कंपनी एतिसलात को 4200 करोड़ रुपए में बेच दिए। जिन लोगों को आपने सस्ते दाम पर स्पेक्ट्रम दिया, लाइसेंस दिया 2001 के दाम पर, उन्होंने कई ऐसे थे जिन्होंने विदेशी कंपनी को बेच दिया। 9 कंपनीज को दिया, 9 में कम से कम आधा अपने शेयर्स को बेच दी विदेशी कंपनी को। स्वान और यूनिटेक तो रियल एस्टेट कंपनीज थे, ये तो टेलीकॉम कंपनीज भी नहीं थे, इनको मिलना ही नहीं चाहिए था। वही एक बड़ा घोटाला है। दूसरा आपने जो किया कि जब ये नियम था कि आप लाइसेंस पाने के बाद 3 साल के लिए बेच नहीं सकते, आपने बेचने के लिए उनको अनुमति दे दी। तो लाभ किसको हुआ? 8 गुना दाम जो बेचकर प्राइवेट कंपनी को हुआ। हैरानी की बात यह है कि पहले आओ पहले पाओ की नीति में भी अपने हिसाब से गड़बड़ी की गई। लाइसेंस के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख
1 अक्टूबर 2007 रखी गई थी, जिसे अचानक बदलकर 25 सितंबर 2007 कर दिया गया। साफ था कि ए राजा चाहते थे कि कुछ खास कंपनियों को ही लाइसेंस मिल जाए और बहुत सी कंपनियों को इससे दूर रखा जाए। मुद्दा है कट ऑफ डेट को प्रीपोन किया है लगभग एक हफ्ता पहले। मंत्री जी ने बोला कि 1 अक्टूबर 2007 तक होनी चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि हम सिर्फ जो 122 लाइसेंसेस 25 सितंबर तक ही हम दे पाएंगे, स्पेक्ट्रम उतना ही है हमारे पास। तो उन्होंने वो कट ऑफ डेट अपने यहाँ भी चेंज कर ली है, प्रीपोन कर ली है। पर वो प्रोसेस ठीक नहीं था। वो उनको ऐसे कट ऑफ डेट चेंज नहीं करनी चाहिए थी। वो प्रोसेस गलत था टोटली। टेलीकॉम मंत्री ए राजा कांग्रेस के बनाए यूपीए कोएलिशन सरकार में डीएमके के कोटा से आते थे। विपक्ष उन पे बार बार हमला करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खामोश बैठे रहे। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ए राजा से उनका इस्तीफा मांग ले। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स के बाद ए राजा ने अपना इस्तीफा दिया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आदेश पर मामले की जांच करने वाली सीबीआई ने ए राजा को फरवरी 2011 में गिरफ्तार किया और 15 महीने जेल में बिताने के बाद मई 2012 में उन्हें जमानत मिली। The entire 2G is completely lawlessness. Whether it is CAG, with the due respect to the Supreme Court, even the Supreme Court observations is completely violating natural justice. The total issue is completely lawlessness. I do have faith upon the judiciary. The trial is going on. I will prove my innocence. डीएम के प्रमुख की बेटी और सांसद कनिमोडी को भी तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी। वाजपेयी सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे प्रमोद महाजन का नाम भी सीबीआई ने चार्जशीट में शामिल किया था। प्रमोद महाजन की मौत की वजह से उन पर मुकदमा नहीं चल सकता था। गिरफ्तार होने वालों में पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहुरा, ए राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी आर के चंदोलिया शामिल थे। इनके अलावा कॉर्पोरेट दुनिया के कई लोग जेल भेजे गए। इनमें स्वॉन टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा और उनके भाई आसिफ बलवा, अनिल अंबानी की कंपनी के ग्रुप एमडी गौतम दोषी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरि नायर, यूनिटेक वायरलेस के एमडी रह चुके संजय चंद्रा भी जेल गए। ये पहला मौका था जब एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ साथ अधिकारी और कॉर्पोरेट दुनिया के दर्जन भर लोग घोटाले के एक मामले में जेल की हवा खा रहे थे। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 1,76,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ था। देश को इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे? ये एक बड़ा सवाल था। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह को सारी बातों की न केवल जानकारी थी बल्कि उनकी सहमति भी थी। I did not proceed further with this matter of pricing of spectrum because if the Ministry of Finance and the Ministry of Telecom both agree and they have the obligation in terms of the cabinet decision of 2003 to decide that matter, and also since TRAI is a expert body, Telecom Commission has experts. If all of them were of the same view, I did not feel I was in a position to insist that auctions must be insisted. प्रधानमंत्री पर उनके पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने भी यही आरोप लगाया। बाद में सरकार ने माना कि पहले आओ पहले पाओ की नीति तो सरकार की ही थी, लेकिन उसे लागू करने में ए राजा ने गड़बड़ी की। इसके लिए पीएम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री ने 2007 में लिखी अपनी चिट्ठी का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने ए राजा को नियमों के मुताबिक काम करने की सलाह दी थी।
तो उन्होंने तो लिखा है, एक बार से ज्यादा बार लिखा है कि फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, ऑक्शन होना चाहिए। वो उन्होंने अगर चुप रहते तो फाइल पर कैसे लिखते। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कह रहे हैं बार बार कि इम्प्लीमेंटेशन में डेविएशन है, वो बिल्कुल गलत है। और मैं फिर उसके ऊपर कहना चाहूँगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ प्राइम मिनिस्टर को गलत लगा या फाइनेंस मिनिस्टर को गलत लगा, तो उनके पास पूरे 4 से 6 महीने और थे, जनवरी से लेके मई के बीच तक वो रोक सकते थे प्रोसेस, रोका नहीं उन्होंने। इस मामले में एक खास बात और है। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में जब CAG की रिपोर्ट आई तो सरकार ने कहना शुरू किया कि पॉलिसी के बारे में CAG को कोई भी राय देने का अधिकार नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल जो अब ए राजा के बाद टेलीकॉम मिनिस्टर बन चुके थे, उन्होंने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम के बंटवारे में देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके ही शब्द में जीरो लॉस हुआ। एक्चुअली द लॉस इज नील, जीरो। मुश्किल ये है कि ये सारी बातें टेक्निकल बातें भी हैं इसमें। अब CAG की भी मुश्किल है कि वो टेक्निकल बातें उनको इनका इल्म नहीं है। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल का यह दावा भी बहुत जल्द खारिज हो गया। CBI के निदेशक श्री AP सिंह कमेटी से रूबरू हुए। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि जहां तक उन्होंने इस मामले को देखा है उसके आधार पर यह कहना कि जीरो लॉस है गलत है। 2012 के फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्पेक्ट्रम की बिक्री गैर कानूनी तरीके से हुई है। इतना ही नहीं, सभी 122 लाइसेंस रद्द किए गए। लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, जो 10 तारीख को दी गई थी जनवरी 2008 में, और 4 महीने टाइम दिया है कंपनीज को सरकार से बातचीत करके और जो मार्केट की प्राइस देनी है वो देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया था कि इस लाइसेंस के आवंटन में, स्पेक्ट्रम के आवंटन में हेराफेरी हुई है और उन्होंने सारे के सारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। अब आप इसको यह कह सकते हैं कि इन्होंने पॉलिसी डिसीजन जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस पर उन्होंने छापा मारा। सरकार अपनी पोजीशन को कोर्ट में डिफेंड ही नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट को इस नतीजे पर आना पड़ा। सरकार की लिए जो केस था, सरकार के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो दलील सरकार ने पेश किए, वो इतने विफल रहे कि कोर्ट ने सारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। 2012 में संसद का मॉनसून सत्र 2G घोटाले की भेंट चढ़ा। 13 दिनों तक संसद ठप रही और सरकार को आखिरकार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC का गठन करना पड़ा। विपक्ष प्रधानमंत्री की पेशी की मांग करता रहा। कांग्रेस के सांसद PC चाको की अध्यक्षता वाली JPC ने विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी। फिलहाल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में CBI के विशेष जज OP सैनी के यहां यह मामला चल रहा है। सरकार की साख इससे पहले अन्ना आंदोलन के दूसरे चरण में और भी गिर चुकी थी। दरअसल 2011 के जुलाई महीने में अन्ना और उनके सहयोगियों की सरकार से बातचीत टूट गई थी और अन्ना ने अगस्त महीने से दोबारा अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। उतना उत्साह है जनता में, उतना उत्साह है कि 16 तारीख को दिखाई देगा कि देश में जैसे 5 अप्रैल को आंदोलन हुआ, उससे भी बड़ा आंदोलन अभी होने की संभावना इनकार नहीं कर सकते और सरकार को ये करना पड़ेगा। अन्ना का आंदोलन आगे क्या रुख लेगा, इसका अंदाजा सरकार नहीं लगा पा रही थी। ऐसे में सरकार और कांग्रेस ने सबसे पहले अन्ना के खिलाफ आक्रामक होने की ठानी। इस प्रकार के अनशन और इस प्रकार के हंगामा करने से न कानून बनता है, न कानून बनाया जाता है। आपका मकसद क्या है? आप
अनशन का मतलब है सेल्फ प्योरिफिकेशन, प्रोटेस्ट। अनशन का बगावत मतलब भी है। और मैंने इनमें से एक को सुना था टीवी पे कहते हुए कि इनकलाब करना है। तो इसके पीछे मकसद क्या है? दिल दिया है, जान भी देंगे, ये वतन तेरे। 15 अगस्त को अन्ना राजघाट गए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री का 15 अगस्त को लाल किले से संदेश की जगह पहले पन्ने पर अन्ना हजारे का राजघाट पर जाना बड़ी खबर बना। सरकार इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही थी। हर जगह आम लोगों का हुजूम उनके साथ था। अन्ना राजघाट से लौटने पर अगले दिन से शुरू होने वाले अनशन की तैयारी में लग गए। लेकिन तब तक मनमोहन सिंह सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया था। फैसला था अन्ना हजारे और उनके साथियों की गिरफ्तारी का। अन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्ना को मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया। मजिस्ट्रेट के सामने अन्ना ने अपनी जमानत की अर्जी देने से इनकार कर दिया। अन्ना को जेल में डाल दिया। जेल में ही अन्ना ने अपना अनशन, अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। और अन्ना हजारे के भारी समर्थक, भारी तादाद में उनके समर्थक उनका अभिवादन करने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए यहाँ पर जमा है। लेकिन दंगा निरोधक पुलिस बल उनके समर्थकों की भीड़ को हटाते हुए अन्ना को उसी तिहाड़ जेल में रखा गया जहां कॉमनवेल्थ खेलों के आरोपी सुरेश कलमाड़ी, 2G के आरोपी ए राजा और कनिमोड़ी बंद थे। साथ ही बंद थे 2G केस में फंसे अन्य आरोपी। लोगों का गुस्सा इस कारण भी बढ़ा। बड़ी संख्या में लोग तिहाड़ जेल के सामने इकट्ठा होने लगे। दिन रात लोगों का हुजूम वहां मौजूद रहता था। जब तक लोकपाल कानून नहीं बनेगा तब तक मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा, बीच में नहीं रुकूंगा। जब तक शरीर में प्राण है तब तक। 3 दिन के भीतर मनमोहन सिंह सरकार को घुटने टेकने पड़े। अन्ना हजारे की सभी शर्तें मान ली गईं और उन्हें रामलीला मैदान में अनशन पर बैठने की इजाजत सरकार को देनी पड़ी। अन्ना 3 दिन बाद तिहाड़ जेल से अपनी शर्तों पर निकले। और रामलीला मैदान पर बैठ गए। आप लोग जो आंदोलन चला रहे हो देश में, वो आपकी सब ऊर्जा मुझे मिल रही है। आज 3 किलो क्या, चाहे 10 किलो काम होने दो, लेकिन कोई काम नहीं होगा। दिन भर वहां मजमा जुटता। और शाम को इंडिया गेट पर आंदोलनकारी जमा हो जाते। जनता भरपूर साथ दे रही थी और सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा था। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा, पूरी संसद को झुकना पड़ा। The 3 issues that we need to discuss are of much significance because these have been again reiterated by Sri Anna Hazare in his letter to the Prime Minister and which is being widely debated. ये तीनों विषय
जो विचारार्थ नेता सदन ने अपने वक्तव्य में रखे हैं, इन तीनों विषयों पर मैं अपनी पार्टी की सहमति इस सदन में दर्ज करा दूं। जो मामला स्टैंडिंग कमेटी में है, उस कमेटी को बाइंडर कर दीजिए और खुला बहस कराना आप कराइए। लोकायुक्त और लोकपाल ये साथ आए, ये भी ठीक है, ठीक सहमति है, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेता संसद के अंदर और बाहर अन्ना और उनके साथियों का मजाक उड़ा रहे थे, वही अब अन्ना का अनशन तोड़वाने बैठे। सेंस ऑफ द हाउस 27 अगस्त 2011 को पारित हुआ। इसमें सिटीजन चार्टर बनाने और लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त राज्यों में नियुक्ति करने पर सहमति बनी। बिल टू द व्हिच विल बी सेंट टू अस फॉर आवर consideration at the appropriate time. Thank you, Madam Speaker. Once again, I thank all the distinguished participants. संसद के दोनों सदनों के आपके द्वारा अपने पत्र में उठाए गए 3 बिंदुओं पर एक रेजोल्यूशन पास किया है। सवेरे 10 बजे आप सबके उपस्थिति में मैं मेरा अनशन छोड़ना चाहता हूं। उसी साल 28 दिसंबर को लोकपाल बिल लोकसभा में पास हुआ। The question is that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. And now division. और 2 दिन बाद राज्यसभा में इसे रखा गया। This is not right. Go back to your place. नहीं सर, नहीं चलेगा। नहीं लोकपाल नहीं चलेगा। ये चलेगा नहीं सर। ये लोकपाल नहीं चलेगा सर। अरे ये क्या कर रहे हैं? Please go back to your. यहां रात के 12 बजने का इंतजार सत्ता पक्ष करता रहा ताकि सत्र का समय खत्म हो जाए। 187 amendments. 187 amendments. And some of them contradictory, sir. 187 amendments. Sir, it's a web of confusion. Sir, these 187 amendments reflect a web of confusion, sir. अगर कोई सरकार संसद में वोट करवाने से दूर भागती है तो उस सरकार को इस देश में राज करने का 1 मिनट के लिए भी अधिकार नहीं। मंत्री महोदय आज कह रहे हैं कि बहुत सारे अमेंडमेंट है जिसको उनको अध्ययन करने की जरूरत है, तो बड़ी अच्छी बात है, अध्ययन करिए, लेकिन प्रस्ताव लाइए, कब अध्ययन करोगे, कब पारित करोगे। ये सब ना बताते हुए इसका मतलब यही लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस सेशन को टाल दे, इस सेशन को टाल दे, वो मंजूर नहीं है। इससे साफ है कि सरकार हिचक रही थी। The house cannot be conducted in the noise. I know, but that requires orderly proceedings. House is adjourned. Saradhai. लेकिन सरकार जैसे तैसे अन्ना के आंदोलन से बाहर निकली, तब एक और धमाका हुआ। करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कोयला खदानों की कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 1992 से। तब कोयला मंत्रालय ने 143 खानों की सूची जारी की। इसके लिए कोयला और रेल मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया जिनके यहां कोयला खदानें थीं। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी जिसका कहना था कि कंपनियां कोयला खदानों के लिए अर्जी दें। जो कंपनियां खदानें हासिल करने में सफल होंगी उन्हें भारत सरकार की तरफ से तैयार जियोलॉजिकल रिपोर्ट मिलेगी और कंपनी को उस रिपोर्ट को तैयार करने में हुए खर्च को उठाना पड़ेगा। यानी रिपोर्ट का खर्च उठाओ और करोड़ों की कोयला खदान के मालिक बन जाओ। हैरानी की बात है कि 1993 से 2004 के बीच तो कोयला खदान के लिए विज्ञापन तक नहीं निकाला गया था। जैसे स्पेक्ट्रम और 2G में हुआ उसी तरह कोल माइंस की लाइसेंस, प्रोडक्शन लाइसेंस के लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के अंतर्गत पिछले 15-16 साल से लाइसेंसेस दिए गए। लोग कोयला के खान खोदते थे
और उसमें कोयला निकाल के पावर प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट सबको देते थे। 2004-5 में जब ये सरकार आई, उसके बाद में एक नई दिशा देने की कोशिश की गई कि ये जो कोयले की लाइसेंस होते हैं इसको ऑक्शन करना चाहिए, और इसकी पूरी तरह से एक नोट बनी, कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हुआ। इस मामले को सबसे पहले बीजेपी के सांसद हंसराज अहिर ने सीएजी के सामने उठाया था। सांसद हंसराज अहिर कोयला और इस्पात मामले पर बनी संसद की स्थायी कमेटी के सदस्य थे। 2004 में चुनकर गया तो मैं कोल एंड स्टील कमेटी का मेंबर बना। तो 2005 में मेरे सामने इशू आ रहा था कि महाराष्ट्र के कुछ ब्लॉक निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र में कोयला की जरूरत है, यहाँ के ब्लॉक निजी कंपनियों को ना दिए जाए। फिर उसके बाद में 2005 की बात है, जब मुझे रिप्लाई आया उसमें जब मैं देखा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा रहे हैं, तो फिर मैंने 2006 से सबसे पहले मैंने पत्र लिखा चिदम्बरम जी को, जो वित्त मंत्री थे, मनसुख सिंह अहवाले जी को लिखा, तो अपने प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने की जवाब मुझे पॉजिटिव जवाब दिया। उन्होंने मेरे बात को माना कि मुफ्त में देने के बजाय इसमें हमने कोई सब टैक्स लगाना चाहिए। ये चिट्ठी मेरे पास में आज भी है। लेकिन बाद में जब ये पता लगा कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देने के लिए निजी कंपनियों को बुलाया जा रहा है, तब मैंने फिर काफी उसमें पत्राचार किया। सवाल उठता है कि जब 1993 से ही धांधली हो रही थी, तो फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर ही क्यों गंभीर आरोप लगे। दरअसल मनमोहन सिंह के पास जुलाई 2004 से नवंबर 2004 तक और फिर नवंबर 2006 से मई 2009 तक कोयला मंत्रालय रहा। प्रधानमंत्री पर सीधे निशाना बनाया जा रहा था। और जब ये बांटने का जो सिलसिला बढ़ गया है 5 के बाद, और इसलिए बढ़ गया कि 6 में बिल बन गया था कि अभी ब्लॉक ऑक्शन से देना है, इसकी बोली के माध्यम से देना है। यह है रेवड़िया बांटने का सिस्टम जो बना 5 के बाद 6, 7, 8, 9 में। जिस तरीके से ब्लॉकों का बांटा गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नीति के विपरीत बांटा गया, हमारा आरोप है। कोयले का आवंटन जो हुआ वो प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से हुआ, क्योंकि वही कोयला मंत्री थे, और इसलिए इनका इस्तीफा होना चाहिए। बीजेपी ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। ये सब बातें राजनीति में और संसदीय परंपरा में होती हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफा का कोई प्रश्न नहीं। अब गेंद सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पाले में थी, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं बेआबरू होते, और इसीलिए आपने खामोश रहना पसंद किया। 27 अगस्त 2012 को प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया, लेकिन शोर शराबे में उनका एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। देश में स्टील, बिजली और सीमेंट कारखानों के लिए कोयले की कमी महसूस की जा रही थी। सरकारी कंपनी कोल इंडिया इतना कोयला निकालने में सफल नहीं हो रही थी, लिहाजा तय किया गया कि स्टील, बिजली और सीमेंट कंपनियों को कैप्टिव खादानें दी जाएं ताकि उनके उत्पादन में दिक्कत नहीं आए। इसके लिए सरकार ने बिना नीलामी के कोयला खादानें आवंटित की, और मनमोहन सिंह ने भी कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो कह दिया कि कोई घोटाला नहीं है, लेकिन इसके 4 दिन बाद ही सरकार ने दूसरा फैसला कर लिया। जांच के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज का एक ग्रुप बनाया था, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप। इस ग्रुप ने 53 खदानों का, 53 माइंस का अलॉटमेंट रद्द करने का फैसला किया।
2005 से 2009 के बीच 57 खदानें अलॉट की गई थी, जिनमें से 53 खदानों को रद्द करने की सिफारिश मनमोहन सिंह सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने की थी। इन 53 खदानों में इतना कोयला था जिसकी कीमत 1,85,000 करोड़ रुपए की बैठती है। Entire procedure for distribution of coal was unauthorized. No one should enjoy the benefit of distribution stroke allocation, and therefore recommend that all coal blocks allotted to the private coal companies, at least where coal production has not yet started, should be cancelled immediately. इसी बीच सरकार की तरफ से मंत्री कपिल सिब्बल ने फिर से जीरो लॉस यानी शून्य घाटे की थियरी पेश कर दी। कपिल सिब्बल ने पहले इस थियरी को सामने रखा था 24 अगस्त 2012 को। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने भी कहा था कि जब कोयला निकाला ही नहीं गया तो घोटाला कहां हुआ। Coal is not mined. If coal remains buried in Mother Earth, where is the loss? The loss can arise only if 1 ton of coal is taken out of Mother Earth and sold at some unacceptable quote-unquote price or value. But if coal is not mined, where is the... सरकार की तरफ से जीरो लॉस की बात 2G घोटाले के लिए भी कही गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने जीरो लॉस की थियरी की आड़ नहीं ली। उनका कहना था कि संभावित घाटा उतना नहीं है जितना कि CAG बता रही है। This zero loss theory is nothing but to create confusion, and we will not allow this confusion to be created. Coal block loss the CNAG has calculated at 1,86,000 crore. इसी बीच मामले में बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के सितंबर महीने में CBI की जांच को अपनी देखरेख में करवाने का फैसला किया। CBI की ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पिंजरे में बंद तोता बताया जो अपने मालिक की जुबान बोलता है। Said that CBI is a caged parrot speaking in the master's voice. Do you accept this, sir? Whatever Supreme Court says is correct. Is correct. इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ जिसने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया। खुलासा करने वाला कोई और नहीं, खुद CBI निदेशक रणजीत सिन्हा थे। रणजीत सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोयला माइन घोटाले पर रिपोर्ट दाखिल करने से पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार को दिखाई गई, और इतना ही नहीं, कानून मंत्री के कहने पर रिपोर्ट में बदलाव भी हुए। मैं कोई स्वायत्त संगठन नहीं हूं और मैंने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखलाया है, देश के कानून मंत्री को दिखलाया है। ये बात है मई 2013 की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। बात सबके सामने थी। कानून मंत्री के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल GE वाहनवती, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने भी CBI अधिकारियों से उनके दफ्तर जाकर बातचीत की थी। यहां तक कि PMO के 2 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने भी रिपोर्ट देखी थी। कोर्ट ने कहा कि इन सब ने मिलकर रिपोर्ट की आत्मा को ही बदल दिया है। नहीं, ये एफिडेविट दिलचस्प इस मामले में इस मायने में है कि जितना ये बताता है उससे ज्यादा छुपाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इतनी बदनामी होने के बावजूद खामोश रहे। वो कानून मंत्री अश्विनी कुमार से इस्तीफा देने की बात कहने का साहस भी नहीं जुटा सके। इन्हीं दिनों रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का मामला भी मीडिया में छाया हुआ था। बंसल के कुछ रिश्तेदारों पर रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए 10 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगा था। इनको मंत्री पद से मुक्त किया जाए। We want the culprits to be punished. हम ये मांग करते हैं कि CBI उनको प्रोसिक्यूट करे। और मामले की जांच CBI कर रही थी। फिलहाल कोलगेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। CBI कुल 14 FIR दर्ज कर चुकी है। मतलब एक के बाद एक घोटाले के आरोप, और फिर उन पे लीपापोती। 5 साल तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
कटघरे में खड़ा रहे। कभी विपक्ष ने और कभी खुद उनकी पार्टी ने उनके लिए नई नई मुश्किलें खड़ी की। सरकार ने सजा पा चुके लोगों के चुनाव लड़ने पर लगी सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी को हटाने का फैसला किया। इसके लिए ऑर्डिनेंस भी लाया गया। दिन 27 सितंबर 2013 दिल्ली के प्रेस क्लब में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे और अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसले को रद्दी कागज कह डाला। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. सरकार का फैसला सही था या गलत, इस मुद्दे पे तो बहस हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक अपने ही सरकार के खिलाफ बयान दे दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट की बैठक हुई और 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में ऑर्डिनेंस वापस लेने का फैसला हो गया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री कुर्सी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधिकार पर क्या मैसेज गया? राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मैसेज दिया? बहरहाल मनमोहन सिंह की सरकार चलती रही और नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव हुए। अन्ना के इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अहम भूमिका निभाने वाले अरविंद केजरीवाल तब तक अन्ना से अलग हो चुके थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं मुख्यमंत्री के रूप में। चुनाव के इस नतीजे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और उनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन आम आदमी के गुस्से की वजह से खड़ा हुआ है? आम आदमी के भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से की वजह से खड़ा हुआ है, या आम आदमी का गुस्सा अन्ना के आंदोलन की वजह से उभर के बाहर आया है? यानी अगर अन्ना का आंदोलन ना हुआ होता तो क्या आज मनमोहन सिंह की सरकार इस हालत में ना होती? जब से उदारीकरण आया तब से भ्रष्टाचार की स्केल भी बढ़ गई और पानी, हवा, धरती के गर्भ की वस्तुएं, वहां से लेकर के नौकरियां, ठेकेदारी, सब में भ्रष्टाचार का रूप बदल गया, भयानक हो गया। आम लोग इसको जानते थे लेकिन इसको बर्दाश्त करते थे। अन्ना हजारे ने बर्दाश्त कर रहे हिंदुस्तान को असंतुष्ट बनाया और बगावत के लिए प्रेरित किया। बहरहाल कांग्रेस की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बुरी हार हुई। इन चुनावों में कांग्रेस भोजन के अधिकार की योजना के साथ गई थी। उसे लग रहा था कि मनरेगा की तरह यह भी एक गेम चेंजिंग आइडिया होगा। राहुल ने तो पूरी रोटी खाएंगे वाला नारा भी दिया। हमारे इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इस देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। 3-4 रोटियां खाएंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। राहुल के मुकाबले में थे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। मोदी लगातार कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रहे थे। वो जनता को मनमोहन सिंह सरकार के भ्रष्टाचारों की याद दिलाते थे और फिर महंगाई पर सवाल पूछते। महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिस कांग्रेस ने आपके साथ वादा खिलाफी की, अब 10 साल हो गए दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, उनको अब घर भेजने की नौबत आई है कि नहीं आई है?
मोदी और केजरीवाल जनता की नब्ज पकड़ रहे थे। भी लोग हैं, ये हजारों हाथ उठते हुए, ये है आम आदमी के हाथ। चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस 4 राज्यों में चारों खाने चित हो गई। दिल्ली में हार से ज्यादा केजरीवाल की जीत से वो चकित हुई। राहुल गांधी ने स्वीकारा कि आप पार्टी ने जनता के साथ जैसा रिश्ता रखा वैसा कांग्रेस नहीं कर पाई। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. एक बहुत दिलचस्प संयोग है। मनमोहन सिंह सरकार को आज तक देश का सबसे भ्रष्ट सरकार माना जा रहा है, लेकिन इसी सरकार ने करप्शन रोकने के लिए सबसे ज्यादा कानून बनाने की पहल की। हम जो कहें कि अन्ना हजारे की वजह से होते, लेकिन लोकपाल बिल तो इसी सरकार ने पास करवाया था। तो इन सब कानूनों का फायदा देश को क्या हुआ, इसका तो अभी कुछ अंदाजा नहीं हो सकता, क्योंकि कानून का असर तो बाद में जाकर होता है। क्या इस सरकार का असली अंदाजा तब लगेगा जब इन सब कानूनों का असर हमारे देश में हो जाएगा।